आईपीएल 2023 की ऑक्शन स्ट्रेटजी बनाने से पहले आईपीएल की सभी टीमों को सनराइजर्स हैदराबाद की स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा और अपनी हर चाल से पहले सनराइजर्स हैदराबाद के पैतरे को समझना पड़ेगा। और वजह पूरी तरीके से साफ है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के पास इस आईपीएल के मिनी ऑक्शन में जाते हुए सबसे ज्यादा बजट है और जितने भी मार्की प्लेयर्स आ रहे हैं उन सभी में से कई बड़े खिलाड़ियों के सनराइजर्स हैदराबाद में जाने के कयास बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं। इनफैक्ट दो ऐसे बड़े मार्की प्लेयर तो हर हाल में सनराइजर्स हैदराबाद अपनी स्क्वाड में शामिल कर लेगी, लेकिन वो कौन से खिलाड़ी होंगे जिनको शामिल करना हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, कौन उनके टारगेट प्लेयर्स होंगे और 2022 की मिस्टेक ना रिपीट हो ऐसा उन्हें क्या काम करना होगा, सबके बारे में इन डेप्थ डिटेल इंफॉर्मेशन वाली ये वीडियो होने वाली है। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सनराइजर्स हैदराबाद की स्ट्रेटजी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनके रिलीज प्लेयर्स पर नजर डालनी होगी और इसमें अपने पुराने कप्तान 14 करोड़ के केन विलियमसन के साथ उन्होंने सरप्राइजिंगली निकोलस पूरन, रोमारियो शेफर्ड, शॉन एबर्ट, श्रेयस गोपाल और विष्णु विनोद को रिलीज कर दिया है। जगदीश सुचित जो कि मेरे हिसाब से एक काफी अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनको भी रिलीज कर दिया है। यानी कि इन सारे खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद बजट सनराइजर्स हैदराबाद के पास जरूर ज्यादा हो गया है, लेकिन उनकी टीम में उनकी प्लेइंग 11 में गैप्स भी बहुत ज्यादा आ गए हैं। और अगर आप उनके रिटेन प्लेयर्स देखो तो यहां पर अब्दुल समद के साथ एडन मार्करम, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप्स, अभिषेक शर्मा, जेनसन सुंदर, कार्तिक भुवनेश्वर, नटराजन और उमरान मलिक को उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। यानी कि 4 प्रॉपर भारतीय तेज गेंदबाज और 2 विदेशी लेफ्ट आर्म स्विंग गेंदबाज उनकी टीम में मौजूद हैं। लेकिन इस टीम में बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं, जैसे कि इस टीम में लेग स्पिनर नहीं है, उसके अलावा ओपनर्स की भी इस टीम में कमी है और एक विकेट कीपर भी इस टीम को चाहिए। यानी कि आपको जो बड़े प्लेयर आ रहे हैं लाइक मयंक अग्रवाल, केएस भरत, ऐसे खिलाड़ियों की डिमांड आईपीएल के मिनी ऑक्शन में बहुत ज्यादा होगी और सनराइजर्स हैदराबाद से सभी टीमों को कड़ी टक्कर मिलेगी। और उसके साथ साथ केन विलियमसन को रिलीज करने के बाद उन्हें एक नया कप्तान भी चाहिए। तो सनराइजर्स हैदराबाद की रिक्वायरमेंट्स पर अगर हम डिटेल नजर डालें तो यहां पर उन्हें एक ओवरसीज ओपनर के साथ साथ लेफ्ट हैंड बैट्समैन चाहिए अपने मिडिल ऑर्डर में, एक ओवरसीज पेस बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ एक लेग स्पिनर और एक इंडियन विकेट कीपर भी उनको चाहिए। विष्णु विनोद उनके पास ऑलरेडी थे, लेकिन उनको रिलीज करने के बाद ये गैप भी उनकी टीम में बढ़ गया। उसके साथ साथ निकोलस पूरन, एक लेफ्ट आर्म जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन की जगह उनकी टीम में खेलते थे, वो जगह भी अब खाली हो गई। अब मैं समझ सकता हूं कि हैदराबाद ने सोचा होगा कि ग्लेन फिलिप्स इतनी बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, निकोलस पूरन की फॉर्म कोई बहुत ज्यादा बढ़िया है नहीं, 11.25 करोड़ हमने निकोलस पूरन को दे रखे हैं और 2-3 बड़े ऑलराउंडर मिनी ऑक्शन में आ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं निकोलस पूरन को वहां से निकालते हैं, वो पैसा हम फ्री कराते हैं और उससे कोई एक बढ़िया ऑलराउंडर अपनी टीम में शामिल करते हैं। लेकिन वो कौन से ऑलराउंडर्स होंगे जिनको सनराइजर्स हैदराबाद शामिल करने से थोड़ा सा बेनिफिट में रहेगी। और उसके साथ साथ आपने अपने कप्तान को भी रिलीज कर दिया है जो कि आपके ओपनर भी थे। ऐसे में या तो अब आप एडन मार्करम के साथ ओपन करो, जो कि काफी ओपन उन्होंने किया है अपने करियर में। कुछ लोग मार्करम के कप्तान बनने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन मैं उससे बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, बिकॉज आपके पास उनकी कप्तानी का कोई बहुत ज्यादा सैंपल साइज नहीं है और हैदराबाद ये नहीं चाहेगी कि आप एडन मार्करम को कप्तान बनाओ और फिर इस साल अगर काम ना बने तो उनको हटा करके फिर कप्तान ढूंढो, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए। लेकिन अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद की स्क्वाड पर पूरी की पूरी नजर डालोगे तो इन गैप्स को भरने के लिए उनके पास बजट तो है, लेकिन वो बजट उनके तभी काम आएगा जब वो बहुत ही अकलमंदी से चलें। क्योंकि पिछली बार उनके पास एक लेग स्पिनर नहीं था, एक बैक ऑफ लेंथ ओवरसीज पेस बॉलर उनके पास नहीं था, मोस्ट प्रोबेबली वो इनएक्सपीरियंस उमरान पर डिपेंड कर रहे थे और उन्होंने काफी हद तक अपने टैलेंट के साथ जस्टिस भी किया। भुवनेश्वर और नटराजन की फिटनेस भी एक इशू है, कार्तिक त्यागी की भी इंजरीज के कुछ इश्यूज थे, तो ये सारे गैप्स को भरने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद का पूरा बजट लगने वाला है, ये बात कंफर्म है। ऐसे में अब अगर सनराइजर्स हैदराबाद के टारगेट प्लेयर्स पर नजर डालें जो कि मेरे हिसाब से उनकी टारगेट लिस्ट में जरूर होने चाहिए, तो सबसे पहले मयंक अग्रवाल के साथ शुरुआत करते हैं, देन सैम करन, कैमरन ग्रीन, एडम जैम्पा और केएस भरत को सनराइजर्स हैदराबाद टारगेट कर सकती है। मयंक अग्रवाल को तो ट्रेड कराने की खबरें भी आई थी। उसके अलावा सैम करन वो गेंदबाज हो सकते हैं जो कि एक ओवरसीज ऑलराउंडर की भूमिका निभाएं, और अगर सैम करन उनको नहीं मिलते तो कैमरन ग्रीन की तरफ फटाक से उनको पलटी मार
मार देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मयंक अग्रवाल को नहीं खरीदते हो तो कैमरन ग्रीन के रूप में आपके पास एक ओवरसीज ओपनर भी हो जाएगा, जिसकी हमने कुछ देर पहले बात की थी, जो कि अभिषेक शर्मा के साथ अच्छे पेस हिटर की भूमिका निभाए। और अगर मयंक अग्रवाल आ जाते हैं तब तो अभिषेक शर्मा के साथ वही ओपन करेंगे और सैम करन को आप खरीद करके जो आपको ओवरसीज ऑलराउंडर की दरकार थी उनको आप खिला सकते हो। उसके अलावा केएस भरत और एडम जैम्पा को आपको खरीदना होगा, क्योंकि केएस भरत को आप अपने बैकअप विकेट कीपर के तौर पर शामिल कर सकते हो, मौका पड़ने पर उनको प्लेइंग 11 में भी खिला सकते हो। और एडम जैम्पा के रूप में आपको एक लेग स्पिनर चाहिए ही चाहिए, वरना आपकी टीम में एक विकेट टेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है मिडिल ओवर्स में। एडम जैम्पा की जगह आप आदिल राशिद की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन जितना बजट हैदराबाद के पास है मुझे लगता है एडम जैम्पा उनके लिए सटीक ऑप्शन रहेंगे। तो अब अगर सनराइजर्स हैदराबाद की प्रोबेबल 11 पर नजर डालें तो यहां पर अभिषेक शर्मा के साथ एक ओवरसीज ओपनर, देन राहुल त्रिपाठी, एडन मार्करम, ग्लेन फिलिप्स, अब्दुल समद, ओवरसीज ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन या फिर कार्तिक त्यागी में से कोई एक, और उमरान मलिक हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। अब क्या एडन मार्करम इस टीम के कप्तान होंगे? देखिए, अगर हैदराबाद ऐसा करती है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा। या तो आप भुवनेश्वर कुमार के साथ जाइए या फिर मयंक अग्रवाल को खरीद करके लाइए और उनको अपनी टीम का कप्तान बनाइए, क्योंकि जो पिछले साल आपने गलती की ओवरसीज खिलाड़ी को कप्तान बनाकर, क्योंकि ओवरसीज स्लॉट आपके पास 4 ही होते हैं। एडन मार्करम आए नहीं आए, फॉर्म आई नहीं आई, इंजरी हुई नहीं हुई, तो ये बहुत ही बड़ा आपका इशू हो जाता है। तो आप ओवरसीज स्लॉट अपने फ्री रखो, जिनको आप चाहो तो घुमाते रहो, और अगर कोई अच्छा खिलाड़ी आता है तो आप आराम से रिप्लेस कर पाओ, और एक इंडियन बंदे को अपना कप्तान बनाओ, जो कि लॉन्ग रन में आपके लिए अच्छा डिसीजन होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर मयंक अग्रवाल को टीम खरीदती है और एडन मार्करम मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंड बैट्समैन की जगह नहीं बनती और इस टीम में एक लेग स्पिनर भी नहीं है। ऐसे में मेरी प्रोबेबल 11 जो है, जो कि अगर मैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखेगी। यहां पर अभिषेक शर्मा के साथ मैं एडन मार्करम के साथ ओपन करवाऊंगा, राहुल त्रिपाठी नंबर 3 खेलेंगे और वॉशिंगटन सुंदर नंबर 4 पर स्पिन हिटर की भूमिका निभाएंगे। देन ग्लेन फिलिप्स, अब्दुल समद, सैम करन के साथ मैं जाऊंगा, देन भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन या फिर कार्तिक त्यागी में से कोई एक, देन उमरान मलिक, एडम जैम्पा एंड आदिल राशिद। अब इससे होता यह है कि आपकी बैटिंग डेप्थ यहां पर थोड़ी सी छोटी जरूर हो जाती है, लेकिन आपके पास पूरे 6 के 6 बॉलिंग ऑप्शंस भी रहते हैं और आपके जो बैटिंग ऑर्डर का बैलेंस है वो पूरी तरीके से फिट रहता है। ऐसे में देखना होगा कि क्या वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी का थोड़ा और ज्यादा फायदा सनराइजर्स हैदराबाद उठा सकती है, या फिर वो कई विदेशी खिलाड़ियों को ही टारगेट करेगी और अपनी बैटिंग डेप्थ बढ़ाने के लिए अपने लेग स्पिनर का सैक्रिफाइस कर देगी। रही बात बेन स्टोक्स की, तो मेरे हिसाब से सनराइजर्स हैदराबाद को बेन स्टोक्स को टारगेट करना कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि बेन स्टोक्स क्या अगले साल आपके लिए अवेलेबल रहेंगे? क्या इस साल पूरे साल वो अवेलेबल रहेंगे? और उनकी फिटनेस, उसके साथ उनकी कप्तानी के इश्यूज, ये सारे आपके लिए तो रोड़ा अटकाएंगे ही अटकाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ बेन स्टोक्स का आप तभी फायदा उठा सकते हो इन द T20 फॉर्मेट, जब आप उनसे ओपन करवाओ, जैसे राजस्थान रॉयल्स ने करवाया था। लेकिन अभिषेक शर्मा आपके पास ऑलरेडी एक लेफ्ट हैंडर है, तो बेन स्टोक्स का आप बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठा पाओगे। आपको चाहिए एक अच्छा ओवरसीज ऑलराउंडर जो कि आपके लिए एक अच्छे चौथे या तीसरे फास्ट बॉलर का रोल अदा करे, और मेरे हिसाब से आपके पास बजट है कि आप सैम करन के पास जाओ, क्योंकि उनके टीम में आने से लेफ्ट हैंडर आपको मिलता है, लेफ्ट आर्म गेंदबाज आपको मिलता है जो कि डेथ ओवर में गेंदबाजी कर सकता है, स्विंग करा सकता है, यंग है तो आप के लिए लंबा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। ऐसे में बेन स्टोक्स मुझे लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स, गुजरात टाइटंस या फिर पंजाब किंग्स की टीम में ज्यादा अच्छा रोल अदा कर पाएंगे कंपेयर टू सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से भुवनेश्वर कुमार, एडन मार्करम में से कोई हैदराबाद का कप्तान होगा, मयंक अग्रवाल को वो खरीदकर कप्तान बनाएंगे या फिर बेन स्टोक्स को ही कप्तान बना देंगे? आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है then make sure to click on the subscribe button, press the bell notification, become part of the family, क्योंकि ऑक्शन स्ट्रेटेजी की ऐसी सीरीज और टारगेट प्लेयर्स का ऐसा डेप्थ एनालिसिस आई एम श्योर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।